तो पिछली वीडियो में हमने जाना था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की पार्लियामेंट के 3 अंग हैं जिससे मिलकर हमारी संसद बनी है। पहला है लोकसभा यानी कि निचला सदन, दूसरा है राज्यसभा यानी कि उच्च सदन और तीसरा है राष्ट्रपति। अब सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति न तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के, फिर राष्ट्रपति संसद के अंग किस लिए कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार पार्लियामेंट से पास कोई भी बिल तब तक कानून या एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस बिल पर अपना हस्ताक्षर या अनुमति प्रदान ना कर दें। तो बेसिकली जब तक राष्ट्रपति बिल पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं कर देते तब तक उस बिल का कोई महत्व नहीं होता है। बट जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं तब वह बिल एक एक्ट, एक कानून बन जाता है जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन इन प्रेजेंट राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, लोकसभा में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, जिसके द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए सीटें आरक्षित की गई थी उसे ख़त्म कर दिया गया। तो इन प्रेजेंट में राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत संसद के सत्र या सेशंस को बुला सकते हैं, उन्हें स्थगित कर सकते हैं। अब संसद के मेनली 3 सेशंस होते हैं। पहला है बजट सेशन, दूसरा है मानसून सेशन और तीसरा है विंटर सेशन। और किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब साल में संसद के 2 सेशंस होना अनिवार्य है। इसके साथ ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं बट राज्यसभा को नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसके साथ ही राष्ट्रपति किसी विशेष मुद्दे पर दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। और यदि दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या डेडलॉक की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। बट ऐसा मनी बिल के केस में नहीं है, क्योंकि मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए मनी बिल के केस में राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग को नहीं बुला सकते। इसके साथ ही कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने जाना मनी बिल के बारे में कि मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके साथ ही नए राज्यों का निर्माण हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन हो या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक हो तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आने वाली एक विशेष पावर के बारे में जिसे ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अध्यादेश होता क्या है और राष्ट्रपति क्यों और कब इसे लागू करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और इसी प्रकार स्टेट लेवल पर भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। आपने राज्यपाल वाले टॉपिक की वीडियो तो देखी ही होगी, नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, सर की वीडियो आपको चैनल पेज पर मिल जाएगी। तो हमने ये जान लिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन का सत्र या सेशन न चल रहा हो। और जैसा कि हमें पता है कि कोई कानून तभी बन सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों से पास हो जाए। अब इमेजिन कीजिए कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो उस वक्त कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसमें कार्रवाई करने के लिए तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो। अब इस सिचुएशन में कानून कौन बनाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में काम आती है राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर। राष्ट्रपति को जब यह प्रतीत होता है कि संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए अर्जेंट किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर उस कानून को ला सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही महत्व या वैल्यू होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है।
बट राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश एक टेम्परेरी लॉ होता है और यह तब तक के लिए लागू रहता है जब तक कि संसद के सत्र स्टार्ट न हो जाए। संसद का सत्र स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों ने इस अध्यादेश को अप्रूव कर दिया तो यह एक परमानेंट कानून बन जाएगा और अगर अप्रूव नहीं किया तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है। सैनिक शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी सशस्त्र रक्षा बलों यानी जल, थल, वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके साथ ही इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कूटनीतिक शक्तियाँ। अब क्योंकि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, इसलिए अन्य देशों में भारतीय राजदूतों और अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ भारत के विदेश देशों के साथ जितनी भी संधियां या समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, सजा को कम करने, सजा पर रोक लगाने और फांसी की सजा को माफ़ करने का अधिकार होता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। बस राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में डिफरेंस इतना है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं बट राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर। भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। पहला है आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सेकेंड है आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा और थर्ड है आर्टिकल 360 के अंतर्गत वृत्तीय आपातकाल की घोषणा। इन तीनों ही इमरजेंसी सिचुएशन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर आप एक आर्टिकल को याद रख लें 352 को, तो आप तीनों को ही याद रख सकते हैं क्योंकि तीनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।